है और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का अंदाज़े बयां और है। लेकिन हमने गालिब को नहीं देखा, पर हम वो खुशनसीब लोग हैं जिन्होंने राहत इंदौरी साहब को देखा है। finalpost.in आज राहत इंदौरी के शब्दों अल्फाजों के ज़रिए ही उनके व्यक्तित्व, उनकी शख्सियत को श्रद्धांजलि देना चाहता है और उन्हीं के शब्द, उन्हीं के अल्फाज, उन्हीं की शायरी के साथ हम अपनी बात रखते हैं कि तुमको समझ न आया मगर ये साफ साफ था। तुमको समझ न आया मगर ये साफ साफ था, जो कुछ किया है तुमने तुम्हारे खिलाफ था। अब सोचिए कि इस तरह की बातें कहने वाला शख्स कैसा रहा होगा। जाहिर है वो कुछ भी रहा हो, लेकिन सत्ता की नज़र में हमेशा खटकता रहा होगा। और राहत साहब के साथ पिछले कुछ सालों में जिस तरीके से व्यवहार हुआ, उसका जवाब भी उन्होंने अपनी शायरी से ही दिया, अल्फाजों से ही दिया। वो क्या बातें थी, वो क्या अल्फाज थे, हम आपके सामने रखना चाहते हैं, क्योंकि हम लोगों को लगता है कि इससे बेहतर श्रद्धांजलि शायद कुछ और ना हो। अब कहने को वो मरहूम है, हो गए, लेकिन शायर कभी मरते नहीं। शायर अपनी अल्फाजों से, अपने विचारों से जिंदा रहते हैं सदियों तक। उनके शब्द, उनके अल्फाज हमारी कानों में, हमारे दिलों पर, हमारे दिमाग पर सदियों सदियों तक राज करते हैं। राहत साहब भी जिंदा रहेंगे हमारे आपके दिलों में। राहत साहब आधुनिक समय में एक ऐसे शायर हुए जिनको मुकम्मल तौर पर यूथ आइकॉन माना गया, कहा गया। वरना शेरो शायरी तो नवाबों की महफिल और बड़े बुज़ुर्गों की जो चौपाल हुआ करते थे वहाँ पे चलता था, या कुछ ख़ास किस्म के बड़े लोग होते थे वही। लेकिन आधुनिक समय में, सोशल मीडिया के ज़माने में, यूट्यूब के ज़माने में शेरो शायरी को अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का एक जरिया बनाने और युवाओं के बीच लोकप्रिय करने का जो काम किया, वो राहत इंदौरी साहब ने किया। इस वजह से भी वो हमारे दिलों में बने रहेंगे बहुत बहुत लंबे समय तक। तो आइए हम उनके कुछ शेरों पे, शायरी पे नज़र डालते हैं। और यह है कि एक बात मैं ये कहना ज़रूर चाहूँगा कि अपने पूरे करियर के दौरान राहत साहब के जो उनका जो अंतिम वक्त रहा, वो काफ़ी इस तरह का रहा कि वो बहुत आहत रहने लगे थे। और इसकी वजह थी उनकी शायरी को लेकर के उन पर सवाल उठाया जाना। लोग ये मानने लगे थे, कुछ एक तबका ये मानने लगा था कि राहत साहब मौजूदा सत्ता के विरोध में शायरी करते हैं, बोलते हैं, बातें रखते हैं। मजबूरन उनको अपने हर महफिल में ये कहना पड़ता था कि भाई ये जो मैं बोलने जा रहा हूँ, ये किसी सत्ता या किसी दल के विरोध में नहीं है। यह मौजूदा जो वक्त है, मैं वक्त को समझता हूँ, और शायर से बेहतर वक्त को कौन समझेगा। तो उनको ये सफाई देनी पड़ती थी, और शायद इसीलिए वो आहत भी रहने लगे थे। हालांकि उनकी जो बातें थी, जो शायरी थी, वो मुकम्मल तौर पर एक आम आदमी की पीड़ा को बयान करने के लिए काफ़ी होता था। जैसे अपने हाकिम की फ़कीरी पे तरस आता है, अपने हाकिम की फ़कीरी पे तरस आता है, जो गरीबों से पसीने की कमाई मांगे। अब इसमें गलत क्या है? अब एक गरीब आदमी अगर 50 तरह का टैक्स देना पड़े उसे, और इस चीज़ को देखकर कोई शायर ये शब्द बोले, तो इसमें गलत क्या है? एक और शेर मौजू है कि उस आदमी को बस एक धुन सवार रहता है, उस आदमी को बस एक धुन सवार रहता है, बहुत हसीन है दुनिया, इसे खराब करो। अब एक शायर कल्पना में भी जीता है। कहते हैं ना कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि।
तो दुनिया में ये सवाल सिर्फ देश का नहीं है, कल्पना है, कल्पना की उड़ान कहीं भी जा सकती है। और जो देश और दुनिया के हालात है उसको देखकर अगर ये बातें कही गई और इसके लिए अगर एक शायर को निशाना बनाया जाए तो मुझे लगता है उसके साथ, उसकी शायरी के साथ नाइंसाफ़ी होगी। एक और ख़ास बात थी कि वो बहुत सरल शब्दों में, उर्दू ज़ुबान में भी शायरी करते हुए बहुत सरल शब्दों का इस्तेमाल करते थे, जिसकी वजह से वो युवाओं में लोकप्रिय भी हुए। तो बहुत सरल शब्दों में वो सिस्टम से सवाल कर लिया करते थे। शायद हो सकता है कि ये बात भी चुभती हो। जैसे एक शेर है कि सरहद पर तनाव है क्या, सरहद पर तनाव है क्या, पता करो चुनाव है क्या, जरा पता करो चुनाव है क्या। अब इससे कौन इनकार करेगा कि इस देश में पिछले कुछ समय में जब जब चुनाव के मौसम आते हैं सरहद पर तनाव होता है। लेकिन अब इसके लिए, इन बातों को रखने के लिए किसी शायर की देशभक्ति पर सवाल किया जाए तो जाहिर है कि वो आहत तो होगा ही। एक बहुत मशहूर शायरी उनकी, जो मुझे लगता है कि करोड़ों लोगों के लिए हर उस वक्त के लिए मौजू है जब कोई ये पूछता है, या पिछले दिनों जब ये कोई पूछता है कि आप क्या कर रहे हैं और आप ये हैं और आप वो हैं। मतलब एक तरीके से सवाल उठाने की कोशिश की जाती है। वो किसी से भी, वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय का होता है। पिछले दिनों एक फैशन भी चला था कि नेतागण लोगों को पाकिस्तान भेजा करते थे बिना पासपोर्ट, बिना वीज़ा के। तो ऐसे ही मौक़ों के लिए एक शेर जो राहत साहब ने कहा कि सभी का खून है शामिल, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। ये एक मजबूर आदमी के दिल से निकली हुई बात है, जिससे बार बार ये कहा जाता है कि आप अपनी देशभक्ति साबित कीजिए, जिससे बार बार ये कहा जाता है कि आपकी निष्ठा इस देश के प्रति कैसी है या गलत है। उसको मजबूरन ये बोलना पड़ता है कि क्या ये देश तुम्हारे बाप का है। इस देश की मिट्टी में सबका खून शामिल है, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। दोस्तों, राहत साहब अब नहीं रहे, हमारी तरफ से उनको विनम्र श्रद्धांजलि है। लेकिन उन्होंने जो कहा, जो लफ्ज़ उन्होंने यहाँ कह दिया है, वो सदियों तक बहुत सारे लोगों के लिए, बहुत सारे उन लोगों के लिए जो दिन रात पसीना बहाते हैं दो रोटी कमाने के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए, जिनको कोई मतलब नहीं कि राजनीति में क्या हो रहा है, कौन सत्ता में आ रहा है, कौन सत्ता से बाहर जा रहा है। जब वैसे लोग, वैसे कम्युनिटी को, किसी खास वर्ग को, उसकी निष्ठा को जब जब ये सवाल किया जाएगा तब तब उसका जवाब राहत साहब के शब्दों में, शायरी से ही दिया जाएगा। मुझे इस बात का पक्का यकीन है। नमस्कार। राहत साहब को बहुत बहुत श्रद्धांजलि हमारी तरफ से। ऊपर वाला उन्हें जन्नत नसीब करे और हम उम्मीद करेंगे कि और भी इनके जैसे जांबाज शायर हमारे बीच आए। और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया तो हमें ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू। नमस्कार।